जीएसटी से रिलेटेड ये हमारा थर्ड वीडियो है एंड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सो मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी मिस ना करना इन कंसेप्ट्स को, बिकॉज इन कंसेप्ट्स में आपको मिलते हैं सभी लेटेस्ट अपडेट्स जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना। एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अगर आपने गो थ्रू नहीं किया है तो उनका वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल विच इज एब्सोल्युटली फ्री, और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो हम आज कवर करने वाले हैं, दैट्स अबाउट द इंटरेस्ट, लेट फी एंड द कॉस्ट ऑफ डिले। मींस अगर आपने जीएसटी को टाइमली डिपॉजिट नहीं करा तो डेफिनेटली आपको रिटर्न फाइल लेट करने के ऊपर या टैक्स लेट पे किया तो गवर्नमेंट आपसे अलग प्रकार के जो चार्जेस है वो आपसे ले सकती है। दैट्स बेसिकली व्हाट वी आर टू डिस्कस ओवर हियर। तो अगर आपने बेसिकली इंटरेस्ट अगर किया, अगर बेसिकली आपने लेट पेमेंट करी है जीएसटी से रिलेटेड, तो फिर आपके ऊपर 18% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, राइट। उसके केस में 18% पर एनएम के हिसाब से कैलकुलेट होगा, यानी कि जब से ड्यू था कि जब आपने रिटर्न फाइल करनी थी तब से ड्यू डेट से लेकर के जब एक्चुअल तक आप पे नहीं कर देते तब तक के टाइम पीरियड के लिए आपको 18% पर एनएम के हिसाब से पे करना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट ऑन आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिर्फ अवेल करते हो और यूटिलाइज नहीं करते हो फिर कोई इंटरेस्ट लाइबिलिटी नहीं होती है, लेकिन अगर आपने आईटीसी को अवेल किया और उसको यूटिलाइज भी किया फिर आपको 18% देना पड़ेगा, यानी कि जो आपने गलत अमाउंट यूज किया। लेट्स से बैंक ने गलती से 50,000 का जो एक्स्ट्रा आईटीसी था वो क्लेम कर लिया, राइट। एंड उसमें से 30,000 जो था टैक्स पे करने के लिए यूज कर लिया एंड बाद में गलती पता लगी। अब इंटरेस्ट जो है यूटिलाइज पार्ट के ऊपर लगेगा, यानी कि 30,000 का जो पार्ट है उसके ऊपर 18% पर एनम के हिसाब से जितने टाइम के लिए आपने यूटिलाइज किया, गलत तरीके से यूटिलाइज किया, जिस स्टेट से यूटिलाइज किया, जब तक आपने उसको वापस नहीं किया तब तक के लिए वो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड फर्दर आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज। अगर आईटीसी अवेल कर लिया लेकिन यूटिलाइज नहीं किया तो उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। ध्यान में रखिएगा, ये चीज बार बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। सो मेक श्योर कि आपको पता हो। एंड फर्दर इट्स अबाउट की इंटरेस्ट पेबल टू द गवर्नमेंट ऑन डिलेड रिफंड। अब जो डिलेड रिफंड थे गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट दे सकती है। लेट्स से गवर्नमेंट रिफंड लेट करे तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट पे कर सकती है। अब इंटरेस्ट का कंसेप्ट सिर्फ टैक्स पेयर के लिए थोड़ा है। अगर एलिजिबल जीएसटी रिफंड प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद किया जाता है तो एज पर द सेक्शन 56 सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट को भी नोटिफाइड रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। देन आफ्टर दैट इट्स अबाउट द पेनल्टी एंड अदर प्रोविजंस। पेनल्टी एंड अदर प्रोविजंस, अब इसमें मेनली क्या चीज रहती है कि जो जो पेनल्टीज लगेंगी, यानी कि ये इंटरेस्ट से और लेट फी से अलग है। अब देखो इंटरेस्ट इज डिफरेंट, लेट फी इज डिफरेंट। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, इंटरेस्ट इज डिफरेंट, जो लेट फी होती है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी पड़ी है, पेनल्टी पड़ी है तो वो अलग से आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी। क्लियर, राइट। तो इंटरेस्ट पहली चीज है दैट्स ऑटोमेटिक, इट्स नॉट द केस कि आपको अलग से बताना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट ऑटोमेटिक है, इसलिए डिपार्टमेंट कोई अलग से ऑर्डर आपको नहीं देगा कि इंटरेस्ट तभी आपको पे करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक है, यानी कि अगर आपने कोई डिले करा है और या फिर आपने पेमेंट गलत से यूटिलाइज कर ली है तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, राइट। एंड दूसरा, इंटरेस्ट इज नॉट इक्वल टू लेट फी। इंटरेस्ट गवर्नमेंट के पैसे के डिलेड पेमेंट से जुड़ा है, जबकि लेट फी जो है वो रिटर्न फाइलिंग से जुड़ी हुई है। ना अब बात करते हैं कि जीएसटी के क्या क्या एडवांटेजेस है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। देखो सबसे पहली चीज है कि पहले बहुत सारे टैक्स थे, अब स्ट्रक्चर जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो गया है। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, इतने ज्यादा टैक्स थे, उन सभी को आपस में हमने मिला दिए तो बेसिक कंप्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई है। एंड डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन काफी आसान हो गया, डिजिटल हो गया है। एंड बिजनेस की कॉस्ट करने में काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल है क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं होती, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, राइट। तो कंपिटिटिवनेस के लिए भी काफी ज्यादा ये जरूरी था। एंड मोर ओवर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स इवेजन में भी कंट्रोल हुआ है। टैक्स इवेजन यानी कि पहले लोग टैक्स पे नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है कि जीएसटी में बायर का आईटीसी सप्लायर की प्रॉपर रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ है। तो बायर खुद सप्लायर से कहेगा कि भाई प्रॉपर इनवॉइस दो और ट्रांजैक्शन को करेक्टली रिपोर्ट करो तभी मैं आईटीसी ले पाऊंगा, नहीं तो मेरा आईटीसी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। ये भी है प्रॉब्लम। एंड फर्दर कंप्लायंस उससे क्या हुई है, ज्यादा
बेटर हुई है। एंड मोर ओवर ये ऑनलाइन है तो डेफिनेटली कंप्लायंस ज्यादा बेटर है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई है, एंड पूरे के पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली चलता है वन नेशन वन टैक्स के अकॉर्डिंग। एंड फर्दर कैस्केडिंग इफेक्ट आपका एलिमिनेट हुआ है। कैस्केडिंग का मतलब क्या है? टैक्स ऑन टैक्स, वो चीज आपकी काफी ज्यादा इफेक्टिवली कम हुई है। देन फर्दर दिस इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है लेकिन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जहां पर कंजम्पशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स होता है वो पे ऑफ करना पड़ता है। लेकिन इतना कुछ नहीं है, आपको जीएसटी में कुछ एक चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। लाइक कुछ एक डिसएडवांटेज भी है। लाइक एक मल्टी स्टेट बिजनेस के लिए अलग अलग स्टेट में उसका ऑफिस है, तो डेफिनेटली वहां पर अलग अलग जगह पर उनको कंप्लायंस करना पड़ता है, जैसे बैंक्स के केस में डेफिनेटली काफी डिफिकल्ट है। और बैंक्स के लिए तो आईटीसी का स्पेशल प्रोविजन है 50% का ऑप्शन, राइट? तो वो भी एक डिसएडवांटेज हम काउंट कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा उसी से रिलेटेड है कि जीएसटी फॉर बैंक्स। तो बैंक्स में जीएसटी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, थोड़ा सा स्पेशल होता है। तो तीन कंसेप्ट को समझो। पहली जो चीज है दैट्स रिलेटेड टू वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, यानी कि अगर एक बैंक है, लेट्स से इट्स अ मल्टी स्टेट बैंक, अलग अलग स्टेट में इसकी ब्रांचेस है, तो महाराष्ट्र में है एंड गुजरात में है, पंजाब में है, दिल्ली में एंड सो ऑन। तो इनको महाराष्ट्र में अपना लाइसेंस अलग लेना पड़ेगा, पंजाब में इनको अपना लाइसेंस अलग लेना पड़ेगा, दिल्ली में अपना लाइसेंस अलग लेना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में इनको अपनी लाइसेंसेस अलग लेने पड़ेंगे। सो जीएसटी के पर्पस के लिए बैंक जो है जिस स्टेट या यूटी में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस चलाता है, वहां पर उनको अलग से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। सो अलग अलग ब्रांचेस हैं तो अलग अलग जगह पर आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा कंसिक्वेंसेस क्या है कि अगर एक बैंक ब्रांच ने अपनी दूसरी स्टेट की ब्रांच को सर्विस दी तो भी जीएसटी लगेगा। अब उसका फिर आप आईटीसी लोगे तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक पॉइंट है जो काफी कॉम्प्लेक्स भी कर देता है स्ट्रक्चर को। एंड कंप्लायंस भी आपकी मल्टीप्लाई होती है। अब हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टैक्स लायबिलिटी रिटर्न्स, आईटीसी लेजर, रिकंसलेशन, असेसमेंट इश्यूज, ये सब चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो जीएसटी कंप्लायंस बैंक्स में करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देता हूँ अभी। नाउ द सेकंड पॉइंट इट्स अबाउट कि अगर आपने क्रेडिट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करना है तो क्या आप कर पाओगे? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेट्स से कि पंजाब की ब्रांच है, पंजाब है जहां पर जो लाइसेंस है, यहां पर आपके पास 10 करोड़ का आईटीसी पड़ा है। यू आर हैविंग द आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़े 10 करोड़ का। और दिल्ली की रजिस्ट्रेशन जो टैक्स लायबिलिटी है लेट्स से वो है 8 करोड़ की, राइट? तो क्या ये आप आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हो? आप सिंपली पंजाब का क्रेडिट उठा करके दिल्ली की लायबिलिटी पर पे नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स अलग है, राइट? तो इसके लिए आपको एप्लीकेबल आईएसडी यानी कि जो क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड बैंक्स के लिए लगता है स्पेशल आईटीसी, वो ऑप्शन एक अलग से है, यानी कि जो आईटीसी ऑप्शन है फॉर द बैंक्स दैट इज 50%। 50% का आईटीसी अवेलेबल होता है बैंक के लिए। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। अब सबसे पहली चीज समझो कि लेट से बैंक कैलकुलेट करेगा कि कौन सा इनपुट टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है और कौन सा एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए, राइट? एंड जो एलिजिबल पोर्शन होगा वो आईटीसी का लेगा एंड एग्जेम्प्ट पोर्शन को प्रोपोर्शनेट रिवर्स कर देगा। तो ये कैलकुलेशन काफी लेट से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सेकंड क्या है कि आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 के अंदर 50% का ऑप्शन ले सकते हो। तो नॉर्मल अगर आप आईटीसी अपॉर्चमेंट करो तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑप्शन सेकंड जो अवेलेबल है उसका मैं एग्जांपल की तरह समझाता हूं। मान लो एक बैंक के पास एक महीने का जो एलिजिबल आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो 20 लाख का है। तो अगर बैंक सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 के ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो आईटीसी कितना अवेलेबल होगा? 50% ऑफ 20 लाख, यानी कि 10 लाख रुपए का। एंड बाकी जो 10 लाख है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, एंड इसे अगले महीने कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अलग से क्रेडिट एंटाइटलमेंट आपको नहीं मिलेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है? तो 50% कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, कि बैंक सिर्फ 50% को क्लेम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो चूज कर सकते हैं, यानी कि या तो कॉम्प्लीमेंटेड पार्ट सेलेक्ट कर लो या फिर 17 सेक्शन सबसेक्शन 4 का 50% का जो मेथड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और एक बार अगर आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। क्लियर? एंड सेम पैन सप्लाई पर 100% क्रेडिट मिलता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। नॉर्मली क्या है कि अगर मैं आपको बताया लाइक नॉर्मली आई टोल्ड यू कि 17 सबसेक्शन 4 के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है कितने की? 50% आईटीसी। यू गेट द ऑप्शन ऑफ 50% आईटीसी। लेकिन अगर
सप्लाई बैंक की एक रजिस्ट्रेशन से उसी बैंक की दूसरे की रजिस्ट्रेशन हुई है, यानी कि सेम पैन के अंदर अगर वो आते हैं तो वहां पर सप्लाई पर पे टैक्स का 50% के रिस्ट्रिक्शन से बाहर है, वहां पर 100% की आपको मिल सकती है। ठीक है, एक एग्जांपल इसका भी कवर करवा देता हूं तो आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। अभी तक मैंने ये वाला पार्ट आपको फटाफट से कवर करवा दिया। अब मान लो एबीसी बैंक है, यहां पर लेट्स टॉक अबाउट द एबीसी बैंक, एंड ये है महाराष्ट्र की ब्रांच है, महाराष्ट्र में है ये। तो इसका जीएसटीएन जो है उसने पंजाब जीएसटीएन को आईटी सर्विसेज दी हैं, राइट। इन्होंने पंजाब वाला जो है इनका ब्रांच है, उनको पंजाब का जीएसटी अलग होगा, तो उनको इन्होंने सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी है। अब इनवॉइस जो दी गई है इनको, वो दी गई है 10 लाख रुपीस की, 10 लाख की इनवॉइस दी है। एंड आईजीएसटी बना इनका, क्योंकि इंटरस्टेट है तो 1.80 लाख का इनका आईजीएसटी बना। अब पंजाब रजिस्ट्रेशन 17 सबसेक्शन 4 का 50% ऑप्शन यूज कर रही है, तो उसके हिसाब से इनको आईटीसी कितना मिलेगा, 1.80 लाख का 50% यानी कि 90,000 का आईटीसी इनको मिल जाए। जनरली तो हम यही बोलेंगे, लेकिन यहां पर सप्लायर एंड रेसिपेंट दोनों सेम बैंक एंड सेम पैन के रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर तो इन्होंने किसी और से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है फिर तो 17 सबसेक्शन 4 का 50% रूल एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर सेम अपनी ही बैंक के ब्रांच से सेम पैन के अगेंस्ट जो जीएसटी है, वहां पर पैन तो सेम है ना, उसी के अगेंस्ट अगर आप ले रहे हो तो वहां पर 100% आईटीसी आपके पास अवेलेबल होगा, फिर वो 90,000 वाला रूल नहीं अवेलेबल। यानी कि अगर हम अपने ही बैंक ब्रांच से कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो वहां पर इनवॉइस रेज की गई है तो वहां पर आईटीसी 100% अवेलेबल रहेगा, नॉट रिलेटेड टू कि आपके ऊपर 50% का वो क्रेडिट अवेलेबल रहेगा। क्लियर विद इट, ये चीज क्लियर है। तो डेट्स बेसिकली द पॉइंट जो आपको क्लियर होने चाहिए। आई होप कि अगर ये पॉइंट्स क्लियर है सो वी कैन मूव अहेड टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट पॉइंट है डेट्स रिलेटेड टू द क्रॉस चार्ज एंड मैंडेटरी आईएसडी। अब आईएसडी क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये दोनों सबसे पहली चीज है ऑल्टरनेटिव नहीं है, अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हो। क्रॉस चार्ज होता है जब बैंक खुद दूसरी स्टेट की अपनी ब्रांच के साथ कोई सर्विस दे रहा है, तब वो डील करता है क्रॉस चार्ज के साथ। सिंपल सी बात है, लाइक बैंक ए अपने अपने ही किसी और ब्रांच के साथ डील करे, राइट। बैंक ए के साथ ही डील करता है बट इन डिफरेंट स्टेट, तो वहां पर हम क्रॉस चार्ज का कंसेप्ट यूज करते हैं। ओके, और आईएसडी होता है जब आप किसी आउटसाइड थर्ड पार्टी से सर्विसेज लेते हो और उसकी पेमेंट हुई है सीधा हेड ऑफिस को, लेकिन उसका बेनिफिट अलग अलग स्टेट की जो ब्रांचेस है उनको मिला है। ठीक है, तो उस इनवॉइस का आईटीसी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तब आईएसडी की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी जरूरत पड़ती है। सिंपल एज दैट कंसेप्ट, बस इतना सा कंसेप्ट है ये। बस आपको इसी चीज को ध्यान में रखना है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीजों को यहाँ पर गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी गोइंग थ्रू बट इट्स नॉट लाइक कि मैंडेटरी है यहाँ पर आपको गो थ्रू करना, इतना कंसेप्ट भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। क्लियर। एंड अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि डेट समथिंग आर मैंडेटरी। अब ये जो 1 अप्रैल 2025 से है, अब यहां पर क्या है कि अमेंडेड जो आईएसडी मैकेनिज्म है वो मैंडेटरी है। वो क्या है, मैंडेटरी है। अब आईएसडी का कंसेप्ट टोटली अलग है। मैंने आपको बताया वहां पर क्या होता है कि हेड ऑफिस अपनी सर्विस ब्रांच को नहीं दे रहा, वो किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली है और हेड ऑफिस को बेसिकली इनवॉइस दी है, लेकिन उस सर्विस का बेनिफिट स्टेट रजिस्ट्रेशन ने लिया, अलग अलग ब्रांचेस ने ली है। तो ऐसा कॉमन इनपुट सर्विस इनवॉइस का आईटीसी रजिस्ट्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सिंपल एज दैट, सिंपल सा ये फंडा है। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो आपके पास पॉइंट है कि 1 अप्रैल से मैंडेटरी 2025 से, इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2025 से ये चीज मैंडेटरी होगी है, जहां ऐसे बेसिकली जहां ऑफिस जो है ऐसे थर्ड पार्टी इनपुट सर्विस इनवॉइसेस रिसीव करता है जो डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए या उनके बिहाफ पर है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो वहां पर ये चीज मैंडेटरी है। मतलब ये है कि कंपनी में बी चूजिंग द आईएसडी और द क्रॉस चार्ज। ठीक है, तो उसे हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, तो आईएसडी का सेपरेट आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप आईएसडी करवाना चाहते हो तो आईएसडी के लिए अलग से आईएसडी रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना पड़ेगा। दैट्स द केस। क्लियर है, तो इसके बारे में आप गो थ्रू कर सकते हो, बट दैट वाज ऑल जितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट्स रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज। की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा
अब सप्लायर एंड रेसिपेंट अगर तो दोनों इंडिया में है या फिर इंडिया से बाहर है, सबसे पहले तो इसी चीज को देखना होता है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक बैंकिंग सर्विस, राइट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक बैंकिंग सर्विसेज, तो उसके केस में दोनों का ही, सप्लायर एंड रेसिपेंट का, इंडिया में होना जरूरी होता है। अगर सप्लायर और रेसिपेंट दोनों इंडिया के हैं तो डेफिनेटली आईजीएसटी का 12(2) लगेगा, 12(12) लगेगा, यानी कि पर्टिकुलरली डोमेस्टिक बैंकिंग सर्विसेज अप्लाई होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी इक्वल टू व्हाट, रेसिपेंट की जो लोकेशन है जो सप्लायर के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग देखोगे। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, इट्स रिलेटेड टू सप्लायर की लोकेशन, सिंपल सा रूल। अगर कस्टमर का अकाउंट मान लो एसबीआई की दिल्ली ब्रांच में है, लेकिन बैंक रिकॉर्ड्स में कस्टमर का ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन एड्रेस लुधियाना पंजाब का है, ठीक है, तो बैंक अगर कोई टैक्सेबल बैंकिंग सर्विसेज देता है तो डोमेस्टिक प्लेस ऑफ सप्लाई रूल में जो रेलिवेंट पॉइंट रहेगा दैट विल बी रेसिपेंट का जो रिकॉर्डेड एड्रेस बैंक के पास होगा, यानी कि पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, पंजाब काउंट होगा। और अगर रेसिडेंट एड्रेस रिकॉर्ड में नहीं है, लेट्स से जिसको सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी वहां पर नहीं दिया गया, तो जहां पर बैंक ब्रांच है, बैंक की लोकेशन है, लेट्स से दिल्ली में है बैंक की लोकेशन, तो वही लोकेशन काउंट होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही काउंट होगी। सो इट्स अबाउट द पॉइंट कि अगर तो लोकेशन अवेलेबल आपके पास रिकॉर्ड्स में, तो जो लोकेशन अवेलेबल आप उसको गो थ्रू करोगे, और अगर आपके पास लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो जो ब्रांच सर्विस दे रही है उसकी जो लोकेशन है वही बेसिकली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई काउंट की जाएगी। क्लियर? अच्छा अच्छा, यहाँ पर ना एक और पॉइंट है, दैट्स अबाउट द क्रॉस बॉर्डर जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं। अब क्रॉस बॉर्डर में कौन सी आएगी? अब मान लो अगर सप्लायर या रेसिपेंट में से एक कोई पर्सन जो है वो इंडिया के बाहर है, तो फिर उसे सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 में काउंट किया जाता है। अब आपको सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझ ही गए हो। तो कोई एक पर्सन बाहर है तो उसको काउंट किया जाता है कि भाई ये जो है दैट्स रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की गई है। क्लियर? तो आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर बेसिकली देखनी है, उस केस में क्या देखनी है, लोकेशन ऑफ सप्लायर देखनी है। तो याद रखो डोमेस्टिक के केस में अकाउंट होल्डर डिस्टिंक्शन नहीं लगानी है, क्रॉस बॉर्डर के केस में अकाउंट होल्डर का कंसेप्ट जो है दैट्स इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि डोमेस्टिक बैंकिंग में आप देखते हो कि कस्टमर कहां पर रिकॉर्डेड है, क्लियर, एंड क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग में आप देखते हो कि अकाउंट होल्डर रिलेशनशिप क्या है, उस चीज को आप चेक करते हो, दैट वुड बी इट, राइट? Further after that, it's about the taxable fees versus a exempted interest. Taxable fees versus exempt interest. अब फी एंड जो कमीशन होती है, फी एंड जो कमीशन है, इसके ऊपर क्या लगता है, 18% का जीएसटी लगता है। क्या लगता है? 18% का जीएसटी। लेकिन जो इंटरेस्ट होता है या फिर जो डिस्काउंट होता है लोन्स के ऊपर, एडवांसेस के ऊपर जो आप इंटरेस्ट लगाते हो, डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हो, दैट इज जनरली एग्जेम्प्टेड, वो एग्जेम्प्टेड होता है। जो फीस आप लगाओगे उसके ऊपर 18, जैसे मान लो आपने प्रोसेसिंग फीस लगाई, उसके ऊपर 18% जीएसटी रहेगा। लेकिन अगर लोन इंटरेस्ट है, लोन की प्रोसेसिंग फीस है, तो दोनों को सेम नहीं समझना। प्रोसेसिंग फीस में जीएसटी लगेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है दैट इज एग्जेम्प्टेड, वो एग्जेम्प्टेड रहता है। क्लियर? तो जो भी कॉमन बैंकिंग चार्जेस जैसे प्रोसेसिंग फीस है, अप्रेजल फीस है, लोकर रेंट है, लेटर ऑफ क्रेडिट कमीशन है, चेक रिटर्न चार्जेस हैं, डीमेट फीस है, इन सभी के ऊपर चार्जेस रहते हैं, जीएसटी लगेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट लगा लोन के ऊपर, एडवांसेस के ऊपर, कैश रेट के ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर, उनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, डेट्स रिलेटेड टू द क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं ये सारा डिटेल में नहीं आपको गो थ्रू करवा रहा, जस्ट आपको आइडिया देना था, तो इसको समझो। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है डेट्स अबाउट द क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट, यानी कि अगर क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो जनरली ये जो, अगर मैं होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट की बात करूं तो वो तो एग्जेम्प्टेड रहता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज से जो इन्वॉल्व इंटरेस्ट रहता है वो एग्जेम्पशन से एक्सक्लूडेड है, दैट्स आउटसाइड एग्जेम्पशन। जैसे मान लो कि क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपए, कस्टमर ने पूरा अमाउंट नहीं उठाया, ठीक है, वापस नहीं करा, तो 3,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट चार्ज कितना लगा, 3,000 रुपए का लगा। तो यहां पर क्या है कि आपको 3,000 रुपए के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी लगेगा, यानी कि 3,000 के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मान लो अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना था 2 लाख का, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करा, अब उसके केस में आपको भाई उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? क्लियर है चीज? तो दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर इट्स अबाउट द एक्शनेबल क्लेम्स एंड द बैंक ट्रांजेक्शंस। आफ्टर दैट इट्स अबाउट द एक्शनेबल क्लेम्स जो है एंड जो पर्टिकुलर बैंक ट्रांजेक्शंस है इनसे रिलेटेड।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्शनेबल क्लेम का मतलब समझा देता हूं। तो ऐसा लीगली एनफोर्सेबल क्लेम जिसमें कोई पर्सन जो है अनसिक्योर्ड डेट या फिर जो सर्टेन बेनिफिशियल इंटरेस्ट ओनरशिप है उसके ऊपर लीगल राइट हो, राइट। उसमें क्या कहते हैं, वी से टू बी द एक्शनेबल क्लेम। जैसे कोई पॉलिसी है तो वो एक्शनेबल क्लेम है, राइट। तो जीएसटी का जो पर्टिकुलर जनरल रूल है वो क्या कहता है कि एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन द स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को स्केड्यूल 3 में रखा गया। दोज आर बेसिकली कवर्ड अंडर द स्केड्यूल 3, राइट, एक्शनेबल क्लेम्स को। लेकिन कुछ एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है, जैसे बेटिंग है, कैसीनोज है, गैम्बलिंग है, वो भी एक्शनेबल क्लेम्स है, वो जीएसटी के बाहर नहीं है, उनके ऊपर जीएसटी चार्ज पड़ता है। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एक्शनेबल क्लेम्स हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। जैसे मान लो कि स्वीपिंग रूल नहीं है उनके ऊपर, तो कोई उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अदरवाइज जो एक्शनेबल क्लेम्स है, लाइक बेटिंग हो गया, कैसीनोज हो गया, गैम्बलिंग हो गया, उनके ऊपर लगेगा। एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसकी आप बिल डिस्काउंटिंग करते हो, उसकी फेस वैल्यू 10 लाख रुपए की है, और बैंक कस्टमर को मेच्योरिटी से पहले 9,70,000 दे देता है। 9,70,000 दे दिए। अब 30,000 जो है डेट्स डिफरेंस, तो वो एक डिस्काउंट कंसिडरेशन, 30,000 क्या डिस्काउंट कंसिडरेशन, यानी कि मैंने 10 लाख की वैल्यू को जो 2 महीने के बाद आपको मिलनी थी, मैंने उसको आपको 9,70,000 दे दिए। 2 महीने मेरी डिस्काउंट कंसिडरेशन है जो बैंक ने कस्टमर से ली है, राइट। अब रेलिवेंट एग्जेम्पशन कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई हैं। तो ये जो इंटरेस्ट या आपका पर्टिकुलरली डिस्काउंट एग्जेम्पशन है, राइट, इसको आप एनालाइज कर सकते हो। अब अगर बैंक अलग से प्रोसेसिंग फीस लेता है 5,000 रुपए की, तो वो तो चार्ज है, उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा, प्रोसेसिंग फीस के ऊपर तो लगेगा। लेकिन यहां पर जो डिस्काउंट कंपोनेंट है दैट इज बेसिकली एग्जेम्प्टेड, दैट्स बेसिकली एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो पूरी ट्रांजेक्शन को एक्शनेबल क्लेम बोल करके हम बाहर नहीं कर सकते। वी हैव टू लुक एट द फैक्टर्स, ठीक है। तो जो बेसिक आपका डिस्काउंटिंग करा एक्शनेबल क्लेम था, 30,000 आपने डिस्काउंट करा, उसको आपने एग्जेम्प्ट कर दिया। सो बैंकिंग जो एक्शनेबल क्लेम्स है वो दोज आर एग्जेम्प्टेड, बट कई कैटेगरीज आपकी एक्शनेबल क्लेम्स की जीएसटी के दायरे में है, जैसे बेटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, लॉटरीज हो गया, वो बेसिकली उसके ऊपर जीएसटी लगता है। लेकिन बैंकिंग एक्शनेबल के ऊपर नहीं लगता, लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह उनके ऊपर जीएसटी लगेगा। एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो फैक्टरिंग की सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। फैक्टरिंग पता ना क्या होता है? फैक्टरिंग इज रिलेटेड, लेट से यहां पर है एक क्रेडिटर है जिसने सामान को उधार पर बेचा, ठीक है, ये आपका क्लाइंट है, दिस इज द क्लाइंट जिसने सामान को उधार पर बेचा पर्सन ए को, बी को, सी को, एंड ये बन गए बुक डेब्ट्स, दीज आर द बुक डेब्ट्स। अब ये बुक डेब्ट्स इसने असाइन कर दिए एक फैक्टर को, फैक्टर कुड बी बैंक, इट कुड बी एनबीएफसी, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। तो इसको असाइन कर दिए। अब फैक्टर क्या है कि लेट्स से 80 to 90% का अकाउंट पहले सेटल कर देगा, एंड बाकी का जो अमाउंट है रिकवरी करने के बाद इनसे अमाउंट लेगा, इनका मैनेजमेंट करेगा, पूरा का पूरा सेल्स मैनेजमेंट करेगा, एवरीथिंग, एंड फिर बाकी का अमाउंट देगा, एंड फिर वो अपनी प्रोसेसिंग फीस वाला लेगा, सर्विस चार्ज लेगा, डेट बिट। तो यहां पर क्या होता है कि फाइनेंसिंग एंड डिस्काउंटिंग कंपोनेंट भी होता है जिसके ऊपर आपने डिस्काउंट किया है, सर्विस फीस भी लेता है फैक्टर जो होता है, कलेक्शन फीस भी लेता है, अरेंजमेंट फीस भी लेता है। तो अगर तो अलग से आपने जो फीस ली है उसके ऊपर तो आप भाई जीएसटी लगाओगे, जीएसटी वुड बी अवेलेबल। लेकिन जो डिस्काउंटिंग पार्ट है उसके ऊपर आप जीएसटी नहीं लगाओगे, दैट्स द केस। आई होप कि ये पॉइंट्स अभी आपको क्लियर हो गए होंगे। एक मोटा मोटा आइडिया जो है एग्जाम के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, which is the last topic of the video. Let's have a look at it. So it says revenue recognition and accounting issues for a bank. देखो बैंक बुक्स में इनकम कब और कितनी दिखाएगा और ट्रांजैक्शन पर जीएसटी कितना और कब पेबल होगा, दोनों चीजें सेम नहीं होती। सो जीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई पता करनी होती है। वी आर टू लुक एट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि जो चीज सप्लाई करी गई है, राइट, उसकी क्या वैल्यू है, सबसे पहले तो वो पता होगी। अगर ये चीज पता है तभी आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू का पता होगा ना, यानी कि कस्टमर के लिए, कस्टमर ने सर्विस के लिए जो प्राइस एक्चुअली पे किया है या पेएबल है उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। वी से टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर वो पता होगा तभी आप कैलकुलेट करोगे। लेट्स से बैंक ने प्रोसेसिंग फीस बोली, बैंक ने कस्टमर को लोन दिया, चार्जेस लिए प्रोसेसिंग फीस के 10,000 पे, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस थे 2,000 पे। तो अलग, अगर दोनों ही बेसिकली टैक्सेबल कंसिडरेशन है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी 12,000 रुपीज। सो 12,000 के ऊपर आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे। एंड मोर ओवर अगर डिलेड पेमेंट होती है तो वो भी तो वैल्यू में आ सकते हैं। लेट्स से एक तो हुआ प्रोसेसिंग फीस लग गई, एंड फर्दर डॉक्यूमेंटेशन फीस हो गई, अप्रेजल फीस हो गई, वो भी हो गया। अच्छा अगर इसने डिले कर दिया पेमेंट में तो डिले पेमेंट के ऊपर भी तो चार्ज लगाया आपने, वो भी तो चार्जेस है।
तो उसको भी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंट कर सकते हो, दैट कैन आल्सो बी अंडर द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड जो डिस्काउंट्स होते हैं वो वैल्यू से क्या होते हैं, डिडक्ट होते हैं। जैसे मान लो कि इनवॉइस के टाइम पर कोई डिस्काउंट दे दिया, जैसे बैंक ने मान लो फीस ली 10,000 की और इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट दे दिया 1,000 का, तो नेट इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी, 9,000 की होगी, तो आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई थी वो रिड्यूस होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से वी हैव टू लुक एट द डिफरेंट फैक्टर्स एंड इट कुड बी द केस दैट जीएसटी इज कलेक्टेड लाइक एंड फर्दर वो बैंक का रेवेन्यू नहीं हुआ। लाइक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि बैंक ने प्रोसेसिंग फीस चार्ज की एंड फीस वाज 1,00,000 रुपीज, तो 1,00,000 के ऊपर 18% के हिसाब से जीएसटी लगा 18,000 पे। कस्टमर ने पे कितना किया, 1,18,000 पे किया। तो क्या बैंक की इनकम जो है 1,18,000 की? नो, बैंक का रेवेन्यू जो है वो 1,00,000 का है, जीएसटी जो है 18,000 पे का, जो गवर्नमेंट को पेबल लाइबिलिटी है वो 18,000 की है। अब क्योंकि बैंक ने 18,000 पे अपने लिए अर्न नहीं किया, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने कस्टमर से गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्ट किया, कस्टमर से गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्ट किया ना। तो बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है कि बैंक के फी इनकम जो गई वो तो 1,00,000 की है, जीएसटी पेबल 18,000 का है, तो जब टैक्स लगेगा ना आगे, तो वो किसके ऊपर काउंट होगा, वो 1,00,000 के ऊपर काउंट होगा, वो 18,000 जो हमने लिया उसके ऊपर काउंट नहीं करना है। क्योंकि अगर 1,18,000 बोल देंगे तो फिर तो ओवर स्टेटिंग हो जाएगी, सो दैट कैन नॉट बी डन, वो चीज हमने नहीं करनी है, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जीएसटी कंपोनेंट्स एंड ऑल। अगर आपको जीएसटी का कंप्लीट ये पीडीएफ फाइल चाहिए विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके लिए सबसे पहले तो आपको रेटिंग करनी है वीडियो की कि आपको वीडियो कैसे लगी है, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, एंड सिंपली एक चीज कीजिए, आप लिखिए जीएसटी पीडीएफ, जीएसटी पीडीएफ, और उससे व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। एंड आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं विच इज अवेलेबल एट द लिंक irbf.info/app। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस राइट अवे। क्लियर? चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।